हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कृष बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटी की हमारी थर्ड वीडियो रहेगी और आज की वीडियो हमारी मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित रहेगी। इससे पहले हम नीति निर्देशक तत्व और जो पॉलिटी का इतिहास रहेगा यानी कि ऐतिहासिक परिचय हम कर चुके हैं। जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस थे वो हमने बिल्कुल MCQs और डिटेल के साथ में डिस्कस किए थे। आज की वीडियो हमारी मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित रहेगी। इसके जो भी लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और विद डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में हम MCQs और डिटेल देखेंगे इनकी। तो सबसे पहला ही क्या कहता है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के अंदर जा सकता है। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 रहेगा और इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में हम सीधे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्प्रेक्षण, निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा या कौन से अध्यादेश निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं? तो ये जो रीट होती है इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यायालय के अधिकार होते हैं कुछ एक, तो वो सीधा डायरेक्ट अपने हिसाब से फैसला दे सकता है, तो उन्हीं के अंदर आता है। तो निजी व्यक्ति के विरुद्ध हम बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी कि अगर कोई कस्टडी के अंदर किसी व्यक्ति को रखा हुआ है तो अगर न्यायालय को लगता है कि ये गलत है, बेवजह उसको रखा गया है, तो वो डायरेक्ट उसको आदेश जारी कर सकता है कि रिहा किया जाए। तो क्या आएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, इसके अलावा अनुच्छेद 21 में और क्या क्या है? तो भोजन का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने के अंदर स्वास्थ्य, भोजन, पानी, ये सब आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उच्च न्यायालय जा सकता है? उच्च न्यायालय हम 226 अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसके अंदर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 226 और ऊपर जो दिया गया था वो हमारे पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में अपने को रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर वर्णित रहेंगे। मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, तो कौन से मौलिक अधिकार के तहत है? तो समानता का अधिकार जो है, इसके अनुसार हम कानून की नज़र में सभी समान लोग माने जाते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत हम न्यायालय के अंदर जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। तो क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। और किसकी वजह से कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की वजह से ही कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किसके बारे में है? तो मूल कर्तव्यों के बारे में है भाग 4, और भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ये जो है अनुच्छेद 15 के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट है, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? जीवन का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 21 के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो सभी नागरिकों के लिए रहेंगे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अधिकार जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। समानता का अधिकार, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इन्हीं वजह से हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं ताकि रिपीटेड क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, और साथ के इनकी डिटेल भी देखेंगे ताकि और इनसे संबंधित क्वेश्चन आए तो वो भी हमारे गलत ना हो। नेक्स्ट है, कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर न्यायालय जा सकता है कोई भी नागरिक जब उन्हें लगता है कि राज्य उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अधिकार पृच्छा शब्द का क्या अर्थ है? अधिकार पृच्छा, इसका अर्थ रहेगा किस अधिकार से। अधिकार पृच्छा किस अधिकार से, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो छुआछूत की समाप्ति समानता का अधिकार, सभी नागरिक कानून की नज़र में समान रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग छुआछूत की समाप्ति शामिल है। बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय या अंतरात्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद की अंतरात्मा या हृदय कहा है अम्बेडकर जी ने। किसकी वजह से? संवैधानिक उपचार इनके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत चाहिए होता है संसद के अंदर। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A के अंदर है शिक्षा के अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 रहेंगे, 11 मौलिक कर्तव्य रहेंगे। तो यही आंसर है, देख सकते हैं आप। और मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास रहेंगे। और भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? रीट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की रीट रहेगी। एक हमने सबसे ऊपर ही डिस्कस किया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बाकी की 4 हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपाय दिए गए हैं। और आगे कहता है, किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर रहेंगे। 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहे, भोजन का अधिकार कहे, पानी का अधिकार कहे, स्वास्थ्य का अधिकार कहे, जीवन जीने का अधिकार कहे, तो अनुच्छेद 21 के अंदर रहेंगे। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के अधिकार होता है? तो अनुच्छेद 22 के अंदर जो 24 घंटे के अंदर कोई भी मुजरिम है उसको अदालत में पेश करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, जब कोई अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की बात करें या उच्च न्यायालय की बात करें तो ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी किया जाता है? तो रीट जारी की जाती है या प्रतिषेध जारी किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो भाग 4A के अंदर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4A के अंदर उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो प्रमाणित करना या जानकारी देना। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से अभिप्राय रहेगा प्रमाणित करना या जानकारी देना। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का निलंबन जो संविधान है तो ये जर्मनी से लिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार सिद्धांत जो है। नेक्स्ट है, ये जो किस देश से संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें ली गई है इनके ऊपर एक अलग सी वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस के अंदर आई हुई चीज़ें हैं एक बार वही डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में रोजगार, बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो ये भी मौलिक अधिकार है। तो बच्चों से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो छोटे बच्चे हैं उनसे कारखानों के अंदर या हम बात करें कहीं भी काम नहीं करवा सकते। तो ये भी हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार
किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 के अंदर जो अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार है, यानी कि ये भी उपचारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 जो है किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो ये भी नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित रहेगा, यानी कि जो कोई व्यक्ति है वो अगर सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं दे सकता वो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है ये भी, संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून का संरक्षण अनुच्छेद 31A की बात करता है तो ये। और अगला कहता है 31B, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकीकरण, ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये भी मौलिक अधिकारों से ही संबंधित रहेगा। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, 21A अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा ये। कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14, यानी कि कानून के सामने सभी समान है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो सभी को शिक्षा का हक, इसकी गारंटी नहीं देता है संविधान। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकारों के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट MCQs हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूलभूत अधिकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधीन हम बात करें तो मूल अधिकारों का संरक्षण ये जो है आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के अधीन रहेगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है उसको बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और अब हमारे पास बात करें हम 6 मौलिक अधिकार रहेंगे। तो देख लेते हैं क्या कहता है इसकी डिटेल में। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से समाप्त कर दिया। अब 6 मौलिक अधिकार है, उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार या गारंटी दिए गए हैं? तो अधिकार या गारंटी जो हम बात करें, ये बात करना चाहता है मूल अधिकारों की, तो वो भाग 3 के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अध्याय 3 या भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 के अंतर्गत जनता को मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं और उनके बारे में बताया गया है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 4 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ये 4 जो है नीति निर्देशक तत्व हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारे पास जो मूल अधिकार है तो उनके बारे में हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अनुच्छेद 12 से 35, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए और साथ में अनुच्छेद दे दे तो 12 से 35 जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत ही रहेंगे। तो ये क्वेश्चन ऊपर बार बार रिपीट हो रहे थे, कहाँ से है कहाँ से है, तो वो सभी का आंसर मूल अधिकारों से संबंधित रहेगा, मूलभूत अधिकार। तो यही आंसर था उनका, किस वजह से था, क्योंकि 12 से 35 तक के जो भी अधिकार है मूल अधिकारों के अंतर्गत रहेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रहेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, यही बात की गई है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 32 रहेगी, धारा 32 रहेगी या अनुच्छेद 32 रहेगी। और अगर उच्च न्यायालय की बात करें हम, तो हमने ये डिस्कस किया था ऊपर। क्या कहता है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है, इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत इसके अंदर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस कानून के तहत हम लोग जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिट जो है कोई उच्च न्यायालय जारी करता है, और अपने अधीनस्थ जो भी व्यक्ति होते हैं या भी जो भी बात करें न्यायालय आएगा उसके अंदर या कोई सरकारी विभाग आएगा तो उनके खिलाफ जारी करता है। तो कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय होगा वो अपने अधीनस्थ के अंदर जारी करेगा, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ के अंदर के ऊपर जारी करेगा रिट। तो अगर ऊपर हमने डिस्कस किया था, अगर उच्चतम न्यायालय के अंदर बात करें तो संवैधानिक उपचारों के लिए हम जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। और अगर उच्च न्यायालय की मैं बात करूं तो हमने ऊपर डिस्कस किया था अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम जा सकते हैं। तो रिट जारी की किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो क्या कहता है, रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। और इनकी रिट क्या क्या होएगी, किस किस विषय में ये सीधा डायरेक्ट फैसला दे सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को जारी करेगा। तो क्या जारी करेगा? प्रतिषेध, ये जारी करेगा। तो ये प्रतिषेध क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखते हैं। तो क्या कहता है, प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा ना करे जो उसमें निहित नहीं है। यानी कि कोई निचला न्यायालय अपने से ऊपर वाले न्यायालय के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनसे बाहर जाकर के कोई काम करता है तो इससे प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। यह कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण न्यायालय को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है और नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करने से रोकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रहेगा निजी स्वतंत्रता के अंदर। तो क्या कहता है इसके अंदर, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। अतः यह एक निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में लिया गया है, बंदी बनाया गया है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट आदेश जारी करके उसकी रिहाई के ऑर्डर दे सकता है। तो ये किसके अंदर आएगा? निजी स्वतंत्रता का अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जारी की जाती है, कब जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी जब रहेगी, किसी व्यक्ति को फिजूल में या फिर बेवजह कस्टडी में रखा जाता है, तब ये जारी की जाती है। तो कौन न्यायिक जारी करता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश रहेंगे? तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश रहेंगे। देखते हैं क्या कहता है ये। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए तथा उच्च न्यायालय को 226 के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये 5 प्रकार की रीट कही जाती है, इन्हीं को ही। प्रतिषेध क्या क्या रहेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने देख लिया क्या रहेगा, कि किसी व्यक्ति को जो बेवजह बंदी बना के रखा जाए तो उसके ऊपर रहेगा। तो आगे की भी हम जारी देखेंगे क्या क्या रीट जारी की जाती है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे हमें। तो क्या कहता है, भारतीय संविधान किस प्रकार की रिटों की व्यवस्था नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिट जारी नहीं की गई है? तो इसके अंदर हम बात करें तो प्रमादेश रहेगा, प्रतिषेध भी है,
लेकिन निषेध और व्यादेश ये दोनों नहीं है हमारे। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या दिया गया है देखते हैं। 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश और प्रतिषेध। तो ये निषेध और व्यादेश दोनों ही रीट नहीं रहेंगी, ये ग्रेस मार्क के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट है, कितने प्रकार की रीट होती है? तो 5 प्रकार की होती है, सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो ये आप लोग देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए ये सीरीज जारी की गई है। ये 2007 के अंदर आया हुआ है और यही क्वेश्चन 2017 के अंदर भी आया हुआ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार गलत ना हो, इसीलिए हम लोग जो है कर रहे हैं सीरीज। क्या कहता है, खालिस्तान तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तो यानी कि न्यायालय कब किसी सार्वजनिक अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हम बात कर सकते हैं, तो अपने कानून दायित्वों का पालन ना करे वो, और इससे किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो प्रभावित हो, तो इस स्थिति में परमादेश जारी किया जाता है। परमादेश यानी कि जो न्यायालय का आदेश रहेगा वही परम आदेश रहेगा। तो इस स्थिति में कब जारी किया जाता है परमादेश? जब कोई व्यक्ति, सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है? जब किसी को बेवजह कस्टडी में लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन इसके अंदर है, आप लोग बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं वीडियो को रोक करके क्या क्या बातें इसके अंदर कही गई है। नेक्स्ट है, एक आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो ये जो है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आएगा। अधिकार परीक्षा यानी कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा करता है, तो उस स्थिति में जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है वो अधिकार परीक्षा का उपयोग करके जो अपने हिसाब से फैसला देता है। तो यही चीज़ें इसके अंदर की गई है, ध्यान रखेंगे। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत अगर कोई सरकारी संपत्ति के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करता है, अधिकार जमाता है, तो उसको रोकने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी करता है। तो 3 प्रकार की रीट हमने बिल्कुल डिटेल में देख ली है। तो अधिकार परीक्षा देख चुके हैं हम, जब सरकारी संपत्ति के ऊपर से कब्जा हटाया जाता है, उनको रोका जाता है। दूसरी बात हमने परमादेश का देखा, सरकारी अधिकारी कोई काम अपना ढंग से नहीं करता है तब। और बाकी की आगे देखते हैं क्या क्या बातें कही जाएगी। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई सरकारी अधिकारी काम ढंग से नहीं करता है तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। तो ये यही बातें हैं, पढ़ सकते हैं आप। तो इसके अंतर्गत कहता है कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमारे को समानता का अधिकार मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हमारे को समान अवसर मिलता है। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति देता है, लेकिन अनुच्छेद 17 जो है उपाधियों का समापन, ये इसके अंतर्गत नहीं रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, जो बातें हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, किसी जो विशेष धर्म के या विशेष जाति के लोगों के साथ में हम भेदभाव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहेगी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो ये जो पॉइंट गलत था, बाकी के पॉइंट ठीक रहेंगे इसके अंतर्गत। तो डिटेल देखते हैं इसकी क्या कहेगा, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान रहेगा। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का समापन और सैनिक और शिक्षण विशिष्टता में उपाधि देना, तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत रहेगा। बाकी उपाधियों का समापन कर दिया गया है, सिर्फ सैनिक उपाधि या फिर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियाँ दी जाती है, तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत रहेगा। और 16 के अंतर्गत हमारे पास समान अवसर रहेंगे, किसी भी अगर हम नौकरी करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो समान अवसर। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के अनुसार समानता या कानून के समक्ष समानता का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि लोगों को देश के कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार कहा गया है, बराबर सुरक्षा, कानून के समक्ष सभी समान है, समानता के अधिकार के अंदर। तो ये अनुच्छेद 14 के तहत राज्य दायित्वाधीन है कि किसी व्यक्ति को
तो ये सारी बातें इसके अंदर रहेगी, आप पढ़ सकते हैं इनको। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भोजन पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों को शिक्षा की गारंटी जो संविधान नहीं देता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा सरकार देती है अपने को संविधान के अनुसार। तो क्या कहता है देखते हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार रहेंगे। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास आश्रय प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार को माना है। तो ये भी चीज़ें इसके अंदर अनुच्छेद 21 के अंदर रहेगी। जीवन जीने का अधिकार, ये हम बात करें रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर रहेगी। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 जो हमारे पास है क्या कहता है। वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्णित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। मानव व्यापार तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है मानव व्यापार। अनुच्छेद 23 के अंदर दिया गया है ये चीज़ें, तो डिटेल देखते हैं क्या कहेगा अपने को। शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकारों के अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है, यानी कि इंसानों का व्यापार नहीं कर सकते हम, और उनको फ्री में काम करवाना या ज़बरदस्ती श्रम करवाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आ जाती है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है, कौन सा अधिकार सभी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो मौलिक अधिकार के रूप में अभी संपत्ति का अधिकार नहीं रहेगा, तो संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है अनुच्छेद जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और ये अब 300 क के अनुसार 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार रहेगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार जो है नहीं रहा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये मूल अधिकार नहीं रहा है हमारे पास। तो यही बात आगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस को दोबारा दिखाया है, तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए और दोबारा रिपीट हो तो हमारा गलत ना हो। तो क्या कहता है, विधिक अधिकार बन गया 44वें संविधान संशोधन के अनुसार, तो संपत्ति का अधिकार बन गया है 1978 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार तो विधिक अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार पहले ये था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान से हटाया जा चुका है। तो संपत्ति का अधिकार हटाया जा चुका है। नेक्स्ट है, तो यही रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे आगे दोबारा से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। यानी कि ये अपने को उसी क्वेश्चंस की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके दोबारा से पूछना चाहता है कि उस टाइम में सरकार किसकी थी, यानी कि 1978 में किसकी सरकार थी जब 44वें संविधान संशोधन के अनुसार जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो मोरारजी देसाई रहेंगे यहाँ पर, मोरारजी देसाई। ये बाद की बात है, नरसिम्हा राव उसके बाद में रहेंगे। तो क्या कहता है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया था। उस समय मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत रहे थे, और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो समाविष्ट था, या पहले जो हम बात करें अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था ये संपत्ति का अधिकार, और अब इसको अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का दिल कहा गया है। तो संविधान का दिल का किसको कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को
संविधान का दिल कहा गया है। तो क्यों कहा गया है ये भी बात हमने पहले डिस्कस की है, अभी डिटेल देखते हैं इसकी। बी आर अम्बेडकर जी ने मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय या आत्मा कहा था। 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है इसके अनुसार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बेवजह कस्टडी में नहीं रख सकते। परमादेश, कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं करता है। और इसके बाद में हमने अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये जो है 3 प्रकार की रिटें और जारी की जाती है। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत रिटें ये जारी कर सकता है। तो ये 5 रिटें थी, इनमें से 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी की आगे देखते हैं और क्या क्या आएगा। तो संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अम्बेडकर ने कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 जो है सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्या कहता है ये डिटेल हम वीडियो को रोक के पढ़ लेंगे, टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए आगे चलते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन रहेगा, लास्की का। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार जो है किस भाग के अंतर्गत रहेंगे? तो भाग 3 के अंतर्गत रहेंगे। 2 के अंतर्गत नागरिकता, 1 के अंतर्गत जो भारत राज्यों का संघ है तो उसके बारे में डिटेल दी गई है, और 4 के अंतर्गत हमारे पास नीति निर्देशक तब रहेंगे। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संविधान के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रहेगी। स्वतंत्रता का अधिकार जिसके अंदर दिया गया है, बोलने का अधिकार इसके अंदर रहेगा हमारे पास। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों को मौलिक अधिकारों से विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? यानी कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार जो है, अगर ड्यूटी की वजह से उनके हरण होता है या क्षरण होता है, ड्यूटी की वजह से उनके अधिकार प्रभावित होता है, तो उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं हम, यानी कि उनके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होगी। तो ये किसके अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। तो क्या कहता है डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। यानी कि इन लोगों के जो है मूलभूत अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी ड्यूटी ही ऐसी होती है, तो जिनके अंदर अधिकार प्रभावित होना। तो क्या कहता है आगे, अभिव्यक्ति की नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या कहा जाता है? नमूना हस्ताक्षर करने के लिए अभियुक्त को बाध्य करना, तो ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन आता है। व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, यानी कि किसी से फर्जी साइन जबरदस्ती करवाना। तो क्या कहता है इसकी डिटेल देखेंगे हम। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि खुद ही अपने जो है गवाही नहीं दे सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर मान्यता दी गई है। तो यही रहेगा, भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। जो सबसे बड़ा इसका दोष आ जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक कोई है, लेकिन धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक जो रहेंगे, ये संविधान के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य है इंसान का। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, उनमें सुधार करना और सद्भावना को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे हमारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं। यानी कि अपने आप ही इनको जो हमें ये सब करने चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य यही बनते हैं कि इंसान अपनी सोच के अनुसार, अपने समझ के अनुसार ये काम करे। लेकिन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है।
सॉरी, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या कहता है ये? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत है, जबकि शेष विकल्प मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये सारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, तो ये जो है इसके अंदर नहीं आएगा। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। आगे देखते हैं क्या बात कही गई है इसके अंदर हमारे को। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, यानी कि इनको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इनको शामिल किया गया। जो मूल कर्तव्य है हमारे, तो ये मूल अधिकार संविधान के अंतर्गत नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति ने इनको जोड़ा। और क्या क्या रहेंगे ये देख लेते हैं एक बार। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का आदर करें, ये हर एक नागरिक के कर्तव्य हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करके अक्षुण्ण उसको बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बाध्यता की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करें, स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। ये सारे जो हमारे मूल कर्तव्य रहेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। पर्यावरण की रक्षा करें। वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इनका रक्षण करनी चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव अपने को रखनी चाहिए। ये हमारे कर्तव्य बनते हैं। 10-11 कर्तव्य रहेंगे, तो देखते हैं आगे और क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई उपलब्धियां प्राप्त करे। यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये जो है शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 वर्ष की आयु तक वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य जो भी है, शिक्षा के अधिकार उनको प्रदान करें, माता पिता या संरक्षक जो भी है वो। यानी कि बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है कर्तव्य के अंतर्गत हमारे पास रहेगा। और ये जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा स्थापित किया गया था। ये शुरू में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 के अंतर्गत। तो ये ऊपर हमने डिस्कस किया था। सरदार सवर्ण सिंह समिति रहेगी इसके अंतर्गत, और 42वां संविधान संशोधन 1976 रहेगा, इसके अंतर्गत हमारे पास मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, सरदार सवर्ण सिंह समिति। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी हमारे पास 11 हैं, शुरू में 10 थे और बाद में शिक्षा के अधिकार को भी इसके अंतर्गत जो जोड़ा गया था, शिक्षा देने का कर्तव्य बच्चों को। नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित रहेगा? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, 11 कर्तव्य रहेंगे 51A के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन। और वर्तमान में 11 है, पहले 10 थे। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 रहेंगे। तो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं, तो इनकी डिटेल आप चेक करते रहना। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? अनुदेशित करता है, बाधित नहीं करता, ना ही निहित होता है, ना विरोध करता है, अनुदेशित करेगा ये। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने मेरा स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, ये सही बात है। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है।
भ्रातृता का भाव पैदा करने के लोगों का कर्तव्य यह भी नहीं है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी से चुनाव लड़ा हो, तो ये भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये इसके अंदर रहेगा। तो ये डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है ये। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं, तो ये इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसकी भी प्रोसेस होती है। तो क्या डिटेल है इसकी देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संसद के अधीन रहेंगी। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन शक्तियां जो है संसद के अधीन रहती है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है, क्योंकि 352 के तहत संसद के पास शक्तियां होती है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो समता का अधिकार हम बात करें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रहेगा। तो क्या कहता है डिटेल देख सकते हैं इसकी। समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिनमें विधि के समक्ष समानता का समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तो विधिक अधिकार इनको प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, सिविल अधिकार नहीं है, लेकिन विधिक अधिकार जो है विदेशियों और नागरिकों को दोनों को प्राप्त रहेगा। तो क्या कहता है, भारत में विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, यानी कि विदेशियों को पूरे के पूरे मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, थोड़े बहुत रहेंगे। तो क्या रहेंगे इसके अंदर देखते हैं हम। जो विदेशी हैं उनको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता या अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो देखेंगे क्या क्या बातें हैं। कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो केवल भारत के नागरिकों के लिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हमने डिस्कस किया। कोई भी विदेशी नागरिक हमारे देश के अंदर आके कुछ भी उलझुल नहीं बक सकता है, तो ये अधिकार इसके अंदर दिया गया है। बाकी समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन का स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन भारत के नागरिकों को केवल बात करें तो इन तीनों के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, ये विदेशियों को नहीं मिलती। तो क्या कहता है, भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 में प्राप्त है, और जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में वर्णित अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत विदेशियों को इससे वंचित रखा गया है। नेक्स्ट है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत दी गई थी? अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए हम टैक्स नहीं देंगे, तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो ये हम डिटेल देख सकते हैं वीडियो को करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत रहेंगी। तो क्या कहता है डिटेल देखेंगे इसकी। तो अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत की गई है इनके हितों की सुरक्षा की बात। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान का अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत रहेगा मौलिक अधिकारों के अंदर। और जो भी इसके जो अस्पृश्यता का समर्थन करेगा उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। तो आप लोग इनकी डिटेल देख सकते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
जीवन जीने का अधिकार, तो ये हड़ताल का अधिकार है, ये हमारे पास मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। तो क्या कहता है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक रहेगा, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार ही नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, किन को नहीं दिए जाते, कुछ एक मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को नहीं दिए जाते। तो क्या कहता है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 से 35 के कतिपय मौलिक अधिकार यथा वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने का अधिकार जो है, कुछ अधिकारों का संरक्षण, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंदर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आदि अधिकार भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनको ही ये प्राप्त रहेंगे अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो इसके अंदर हम शिक्षा का अधिकार 21 के अंतर्गत, भाषण यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, तो ये सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, ये जो है मूल अधिकार नहीं है, तो कानूनी अधिकार है। ये क्या कहता है, डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अन्य विकल्पों में दिए गए मूल अधिकार हैं, सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सूचना के अधिकार को निहित माना गया है, लेकिन ये रहेगा कानूनी अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, तो मत देने का अधिकार राजनीतिक रहेगा। तो क्या कहता है, 18 वर्ष की आयु तक के नागरिकों को जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद, ये कोई केस था, अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। तो राजनीतिक अधिकार भी इसको मान सकते हैं, हम वैधानिक अधिकार मान सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, लास्ट 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार मतदान का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा रहेगा। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला रहेगा। तो देखते हैं क्या डिटेल कहेगा ये, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। तो यही आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में हमने डिस्कस किया। 11 मूल कर्तव्य रहेंगे, 6 मूल अधिकार रहेंगे, और इसके अंदर जो भी लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे, किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, वो हमने डिस्कस किए। तो आगे की वीडियोज़ आप लोगों को जल्द ही मिलेगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित, आफ्टर देन संसद से संबंधित, आफ्टर देन हम बात करेंगे जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित वीडियोस। तो इसके लिए आप लोगों का ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।